फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इस लॉ को ओम्स लॉ क्यों बोलते हैं। एक्चुअली इस लॉ को ओम्स लॉ बोलने का रीज़न ये है कि जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज सिमोन ओम्स थे। उन्होंने ही इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन निकाले थे। उन्हीं कंक्लूजन को ओम्स लॉ बोलते हैं। ओके, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends if the physical state of the conductor remains the same। अगर किसी कंडक्टर का फिजिकल स्टेट सेम है तो कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है वो उस कंडक्टर के टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पे होता है कि फिजिकल स्टेट क्या है। ये हम क्या बोल रहे हैं कि फिजिकल स्टेट अगर सेम है तो तब जाके क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो फिजिकल स्टेट यहाँ पे जान लेते हैं। फिजिकल स्टेट का मीनिंग होता है कि वायर की लेंथ, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया और टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें ये क्या बताती है? फिजिकल स्टेट को बताती है। ठीक है, तो अगर फिजिकल स्टेट हमारा कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट जो होता है उस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल समझने के लिए सब आपको क्या करना होगा? करंट के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना होगा। तो पहले करंट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिकॉल करते हैं। हम जानते हैं कि जो कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये सपोज एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है, बट जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। ये किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करते। जैसे इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली मोशन में रहते हैं, रैंडमली मूव करते हैं और ओवरऑल मूवमेंट को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। अब अगर हम इसी में, ये हमारा कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर में हम क्या कर देते हैं? इस कंडक्टर में हम 10 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल है या फिर ऐसा बोलते हैं 10 वोल्ट की सेल को कनेक्ट कर देते हैं। तो 10 वोल्ट की सेल को कनेक्ट कर देने से इसका क्या मीनिंग है कि ये दोनों टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, इस छोटी वाली लाइन जो है नेगेटिव टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट आना चाहिए। तो अगर इस पॉजिटिव टर्मिनल से जो वोल्टेज आ रहा है हम इसको 10 एज्यूम कर लें और यहाँ पे ये क्या 0 आ जाए, तो 10 और 0 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 10 वोल्ट है। इसका मीनिंग है जो 10 वोल्ट की बैटरी हम लगाया उसके थ्रू दोनों टर्मिनल के बीच 10 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस जो हो गया जनरेट हो गया। अब इस 10 वोल्ट की वोल्टेज जब लगा दिए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इस कंडक्टर की जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज को अपने साइड अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी रखेगा, अपने साइड अट्रैक्ट करने लगेगा। तो जब ये अपने साइड अट्रैक्ट करने लगेगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो कि इस कंडक्टर में प्रेजेंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे तो वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल जाने में उन्हें कुछ टाइम लगेगा। अगर ये टाइम t ले लेते हैं हम और t1 ले लेते हैं, तो इसके थ्रू करंट कितना जनरेट होगा? हम करंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जानते हैं I होता है Q/T। ठीक है, और ये Q/T हो गया, I Q/T। I यहाँ करंट को डिनोट कर रहा है, Q चार्ज को डिनोट कर रहा है, T जो है टाइम को डिनोट कर रहा है। वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल चार्ज को फ्लो होने में कितना टाइम लग रहा है ये बता रहा है। तो हम यहाँ पे 10 वोल्ट वोल्टेज के थ्रू टाइम जो लग रहा है उसको T1 कंसिडर कर लिए हैं। ठीक, तो I हमारा हो जाएगा और करंट को
I1 कंसिडर किए हैं। देन I1 इक्वल टू हो गया Q/T1। ठीक, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो करंट है हमारा वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। करंट जो है हमारा किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब हम यहाँ पे फिर से इस 10 वोल्ट बैटरी के प्लेस पे 15 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं। अगर हम यहाँ पे वोल्टेज का जो दोनों टर्मिनल के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस है उसको इंक्रीज करती हैं, 10 वोल्ट के प्लेस पे 15 वोल्ट लगा देते हैं, तो यहाँ पे 15 वोल्ट आ जाएगा और यहाँ पे 0, दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या होना चाहिए? 15 वोल्ट होना चाहिए। अब 15 वोल्ट हो गया है तो अब क्या होगा? ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल है, पहले उस पर 10 वोल्ट था, अब उस पर 15 वोल्ट हो गया है, तो अब वो क्या हो गया? ज़्यादा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा ही कैपेसिटी से वो उसको अट्रैक्ट करेगा। इसको समझने के लिए हम इस तरह समझ सकते हैं। एक एग्जांपल है, जैसे मैग्नेट्स की बात करें, हम सभी को पता है कि मैग्नेट क्या करता है? आयरन फिलिंग्स को या फिर अदर मैग्नेट को अपने साइड अट्रैक्ट करता है। तो अगर हम एक स्मॉल मैग्नेट लेते हैं और उस स्मॉल मैग्नेट से आयरन फिलिंग को या आयरन नेल को अपने साइड अट्रैक्ट करने का ट्राई करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो आयरन फिलिंग या आयरन नेल्स है उसको मैग्नेट में स्टिक होने में टाइम लगता है। बट उसी स्मॉल मैग्नेट के प्लेस पे अगर हम लार्ज मैग्नेट ले लेते हैं तो इन सम सेकेंड या कुछ ही सेकेंड में जो होता है, जो आयरन फिलिंग या आयरन नेल होती है वो लार्ज मैग्नेट से स्टिक हो जाती है। मीन्स यहाँ से हम देखते हैं कि जितना बड़े साइज का मैग्नेट लेते हैं उतना ही कम टाइम लगता है मैग्नेट्स को आयरन फिलिंग्स और आयरन नेल्स को अपने साइड अट्रैक्ट करने में। सेम यहाँ पे हम 10 वोल्ट के वोल्टेज के प्लेस पे 15 वोल्ट की बैटरी अगर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो 15 वोल्ट का बन गया है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्ज को अधिक कैपेसिटी से अट्रैक्ट करेगा और अधिक कैपेसिटी से अट्रैक्ट करेगा, तो जो टाइम होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। जब ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा तो टाइम तो कम लगेगा। जैसे मैग्नेट में, स्मॉल मैग्नेट का हमें पता चलता है कि हमें सामने से दिखता है कि आयरन नेल्स जो है वो पहले मूव कर रही है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, जाके आयरन मैग्नेट से स्टिक होती है। बट लार्ज मैग्नेट हम ले लेते हैं तो तुरंत ही जाके स्टिक हो जाती है। सेम वे यहाँ पे अगर हम टर्मिनल को बढ़ा रहे हैं, 10 वोल्ट की बैटरी के प्लेस पे 15 वोल्ट की बैटरी या 15 वोल्ट का सेल लगा रहे हैं, तो ये तेज़ी से क्या करेगा? टाइम अब इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड अट्रैक्ट कर लेगा। अगर ये हम कंसीडर कर लें कि 15 वोल्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने में T2 टाइम लग रहा है और 10 वोल्ट के टर्मिनल को, 10 वोल्ट के पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने में T1 टाइम लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? T1 इज ग्रेटर देन T2। जो T1 होगा वो T2 से ज़्यादा होगा। तो अब 15 वोल्ट का सेल लगा दिए हैं, तो उसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है? अगर उसको हम I2 एज्यूम कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा I2 इक्वल टू Q/T2। अब यहाँ पे भी ये रिलेशन दिख रहा है, I2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द T2। अब T1 इज ग्रेटर देन T2, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो हमारा हो जाएगा I2 इज ग्रेटर देन I1। ठीक है, इस रिलेशन से T1 इज ग्रेटर देन T2 का यूज करके हमने यहाँ पे देखा कि I2 इज ग्रेटर देन I1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 वोल्ट से I1 करंट जनरेट हुआ था, 15 वोल्ट से I2 करंट जनरेट हुआ, तो 10 वोल्ट से 15 वोल्ट बड़ा है, इसीलिए I2 जो करंट है वो I1 से भी लार्जर करंट है। सो यहाँ से आपको कंक्लूजन मिलता है कि जो आपका करंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वोल्टेज की। अगर स्मॉल वोल्टेज को हम अप्लाई करेंगे तो स्मॉल करंट फ्लो होगी और लार्ज वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो लार्ज करंट फ्लो होगी। अब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, या फिर ऐसा लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हम रिमूव करते हैं तो इक्वल टू का साइन आता है विद द कांस्टेंट।
तो यहाँ पे जो इक्वल टू के साइन के साथ जो कांस्टेंट आ रहा है वो कांस्टेंट है हमारा रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस किस किस फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है और कैसे फिजिकल स्टेट को चेंज करने पे हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है, ये सारे टर्म को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी जस्ट इस वीडियो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो रेजिस्टेंस आ गया, तो एसआई यूनिट जान लेते हैं। SI unit of resistance is ohm, which is denoted by the symbol। जिस सिंबल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम होता है और इसे इस टाइप के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और SI यूनिट एक और निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस की अगर SI यूनिट हमें एक और टर्म से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर से देख लेते हैं। V इक्वल टू आर आई है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। वोल्टेज की SI यूनिट वोल्ट होती है और करंट की SI यूनिट एम्पियर होती है। तो यहाँ से आपका रेजिस्टेंस की SI यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर। अब ग्राफ को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पहले ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन देखते हैं। V इक्वल टू आई आर है। ठीक, आर आपका क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे R इक्वल टू 1 एज्यूम किया है मैंने, तो यहाँ पर से हो गया V इक्वल टू आई या फिर I इक्वल टू V। हमेशा आउटपुट को इनपुट के टर्म में लिखते हैं और यहाँ पे आपका वोल्टेज क्या है, इनपुट है। वोल्टेज को ही आप बार बार चेंज कर रहे हो, तो इनपुट आपका वोल्टेज है और वोल्टेज को चेंज करने की वजह से करंट चेंज हो रहा है, तो करंट आपका आउटपुट है। अब हमें ग्राफ बनाना है तो कुछ डेटा चाहिए, तो यहाँ पे हम एक टेबल ले लेते हैं वोल्टेज और करंट को डिनोट करने के लिए। वोल्टेज हमारा इनपुट है, हमारे अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो इसको चेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4। स्टार्टिंग में मैंने 1 वोल्ट दिया, 1 वोल्ट देने पे करंट क्या हो रहा है, 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। 2 वोल्ट दिया तो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। 3 वोल्ट 3 एम्पियर। 4 वोल्ट देने पे आपका 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ये हमारा क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो ग्राफ बनाए। इनपुट को हमेशा एक्स एक्सिस पर डिनोट करते हैं, इसलिए वोल्टेज को एक्स एक्सिस पर डिनोट कर दिया। करंट को वाई एक्सिस पर डिनोट करते हैं, तो आउटपुट को वाई एक्सिस पर डिनोट करते हैं, तो करंट को वाई एक्सिस पर डिनोट कर दिए और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को 1 यूनिट में डिवाइड कर दिया, उसकी स्केलिंग कर दी। अब देखो V इक्वल टू 1 था तो करंट I इक्वल टू भी 1 है, तो यहाँ पे दोनों की लाइन ड्रॉ करते हैं। V इक्वल टू 1 एंड I इक्वल टू 1 पे एक पॉइंट हमें मिल गया। सेम V इक्वल टू 2 एंड I इक्वल टू 2 पे एक पॉइंट मिल गया। V इक्वल टू 3, I इक्वल टू 3 पे एक पॉइंट मिल गया। सेम I इक्वल टू 4 एंड V इक्वल टू 4 पे भी एक पॉइंट मिल गया। अब इस सारे पॉइंट्स को अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये मेरी थोड़ी स्ट्रेट लाइन नहीं हुई, बट आप स्केल का यूज करोगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये स्ट्रेट लाइन है, और ये देखो ये पॉइंट क्या, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। तो इस लाइन को अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करें तो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। तो ओम्स लॉ में जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये स्ट्रेट लाइन है और कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक, अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिक बल्ब हुज रेजिस्टेंस इज 60 ओम। यहाँ पे देखो ओम सिंबल है, यानी ये 60 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R इक्वल टू 60 गिवन है। कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 230 वोल्ट। यहाँ पे V है, यानी ये 230 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, V को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, फिर उसके बाद है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। आपको करंट फाइंड करना, I इक्वल टू वॉट,
अब आपको R गिवन है, V गिवन है, I फाइंड करना है, तो ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जो V I R के बीच में रिलेशन बताता है। तो यस वी हैव फॉर्मूला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर, V की वैल्यू पुट कर देंगे 230, I की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, R की वैल्यू कितनी है 60, I इक्वल टू हो गया 230/60, इसको डिवाइड किए 23/6 इक्वल टू 3.83 एम्पियर। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय द सेल। ये सेल है, इस सेल के थ्रू कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें फाइंड करना है। ये फिगर गिवन है। आप कैसे फाइंड करोगे कि R गिवन है, V गिवन है और I गिवन है, आप उसके सिंबल से फाइंड करोगे। देखो ये ओम है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। सो R की वैल्यू यहाँ पे हो गई 5, I की वैल्यू गिवन है 0.5 एम्पियर, और आपको V फाइंड करना है। V इक्वल टू वॉट, V इक्वल टू आपको क्या पता है ओम्स लॉ से, V इक्वल टू होता है IR। देन यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करते हैं, 5 इंटू 0.5 2.5 वोल्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे चैनल के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।